हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पे। तो हम लोग इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बात की कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। हमने चेंजेस पे बात किया कि चेंज क्या होता है और सबके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। इस पर हमने इससे पहली वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया और हमने जाना कि जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल में मैंने आपको बताया कि जहां पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो टेम्परेरी चेंज हो रहा हो, अपने स्टेट को लेके, अपने साइज को, शेप को और अपनी अपीयरेंस को लेके, और कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, तो उसको मैंने बोला फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी चीज परमानेंटली जो है वो चेंज हो जाए और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जो कि उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो, तो उसको मैंने बोला केमिकल चेंज। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे कि आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे कि जैसे जो है आइस का मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाना। तो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक टाइप का फिजिकल चेंज है, क्योंकि इनका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो H2O है, चाहे आइस की बात करें या वाटर की। बट अगर हम बात करें स्टेट की तो इनकी स्टेट चेंज हो रही है। आपका जो बर्फ है वो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट हुआ और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे उसकी स्टेट में चेंज हुआ, बट कोई केमिकली इसमें चेंजेस नहीं हुए। इससे एक और मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि फोल्डिंग ऑफ पेपर, जैसे आप किसी चीज को फोल्ड करते हैं तो ऐसा नहीं कि फोल्ड करने पे वो कोई न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाए, बिल्कुल नहीं। या अगर मैं बात करूं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड की, तो उसको खींचने पर वो रहेगा रबर बैंड ही, यानी कि कोई दूसरी चीज बन जाएगी। तो मैंने इस पे काफी चीजें बात की। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास होते रहते हैं, और इस चैप्टर का मेन पर्पस है कि जो भी आपके सराउंडिंग में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना और उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आ गया तो आपको आपकी आधी केमिस्ट्री तो ऐसी सॉल्व हो जाएगी। आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप परफेक्ट हो जाएंगे अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया। तो आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं उनके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, थोड़ा रिवाइज भी आपका हो जाएगा, कि जब आप मिल्क को गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे रख देते हो तो क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप बताइए। और मेरा क्वेश्चन भी है आपसे कि जो कर्ड का खट्टापन होता है, सॉर इन टेस्ट होता है कर्ड, तो वो खट्टा क्यों होता है, किस रीजन से खट्टा होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है मिल्क is left at room temperature during summer। तो मैंने आपको बताया कि जब आप मिल्क को गर्मियों में आप रूम टेम्परेचर पर बाहर रख देते हो तो भाई साहब क्या होता है। होता तो बहुत कुछ है, आपने देखा भी होगा क्या क्या होता है, मार भी खाई होगी आपने। तो जब हम दूध को कमरे के तापमान पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो दूध है फटने लगता है, वो दूध खराब होने लगता है, उसमें कुछ पनीर जैसा आपको दिखने लगता है और पानी पानी अलग हो जाता है। तो होता क्या, मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क है उसको अगर हम बाहर रखेंगे रूम टेम्परेचर पर तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और मिल्क में प्रेजेंट हो जाएगा बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया करेगा क्या कि मिल्क में जो होता है लैक्टोज उसको बदल देता है लैक्टिक एसिड में। तो भाई ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ कि मेरे पास इनिशियल जो सब्सटेंस था वो था मिल्क, अब मिल्क से कोई दूसरी चीज बन गई जिसको मैंने बोला कर्ड। तो क्या आप कर्ड से दोबारा मिल्क बना सकते हो, रिवर्सिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जहां पर रिवर्सिबल ना हो, कोई सब्सटेंस है वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा हो, तो भाई साहब वो है केमिकल रिएक्शन।
उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि जहां पे दो चीजें मिल रही हों या कोई सब्सटेंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका किसी नए सब्सटेंस में, भाई साहब केमिकल रिएक्शन। क्या है इतना सोचना। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि मेरे पास मिल्क था और मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कर्ड में। अब कैसे कन्वर्ट हुआ मैंने आपको बताया भी था और आपको अच्छे से एकदम डायग्रामेटिक बनानी है अपनी कॉपी को ताकि टीचर भी थोड़ा आपसे इंप्रेस हो जाए। तो हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो गई और ये बैक्टीरिया करेगा क्या कि जो मिल्क में होता है लैक्टोज, आप सभी को पता है मिल्क में होता है लैक्टोज। अब ये बैक्टीरिया इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, है ना। और आपसे पूछ सकता है कि जो कर्ड का सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टापन होता है, वो किसके कारण होता है। तो बिकॉज ऑफ कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। और मैंने बैक्टीरिया का आपको नाम भी बताया था कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। आपको नाम याद रखना है, भूलिएगा मत, लैक्टोबैसिलस। नाम बहुत अच्छा है, लैक्टोबैसिलस। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, और अभी मैं सिर्फ आपको इतना, देखिए हमारे पास टाइम बहुत है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है और हम अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे कि ताकि आपको 1% डाउट ना हो। तो सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो यहां आप समझ गए ना आप लोग कि हमारे पास इनिशियल जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो था मिल्क और अब मिल्क से बन गया आपका कर्ड, तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। चलिए सेकंड एग्जांपल, क्योंकि आप ये लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाह रहा था कि चीजें एक बार अच्छे से आपको फिर से जो पढ़ी है वो रिवाइज हो जाए। सेकंड एग्जांपल है आपका कि आपने देखा होगा जब मौसम थोड़ा सा सुहावना होता है, जैसे कि इस टाइम है, बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, तो इस मौसम में आपने देखा होगा कि जो आयरन नेल या आयरन मेटल्स होते हैं उस पर रस्टिंग आ जाती है, उस पर जंग लग जाता है। ऐसा क्या होता है कि उसमें रस्ट आ गया, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है रस्टिंग के लिए। तो मैं आपको पहले तो आपकी माइंड को जज करूंगा, आप लोग खुद ही बताइएगा कि रस्टिंग किस में हो रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है आपका एन आयरन नेल इज left exposed humid atmosphere, humid atmosphere। चलिए, तो आपके सामने लिखा है एन आयरन नेल इज लेफ्ट एट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, है ना। तो जब भी आप, अब मैं आपके सामने बना देता हूं, मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी, और यह है ट्यूब सी। अब मेरे पास आपको दिख रहा होगा 3 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। अब एक टेस्ट ट्यूब मैंने किया क्या कि नॉर्मल वाटर इसमें भर दिया, नॉर्मल वाटर, है ना, और इसमें एक नेल डाल दी, ये आपकी एक नेल, आप लिख सकते हैं ये नेल है, और इसको ऊपर से मैंने किया क्या, कॉर्क से बंद कर दिया ताकि बाहर से कोई भी चीज के अंदर ना आने पाए। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया कि इसमें बॉइलिंग वाटर डाल दिया, बॉइलिंग वाटर, और ऊपर से मैंने क्या किया, इस पे तेल डाल दिया, ऑयल, ताकि जो आप सब लोग जानते हैं कि जब हम पानी को बॉयल कर देते हैं तो उसमें जो गैसेस होती हैं, जो एयर होती है, वो
वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब इसमें सिर्फ मेरे पास सिर्फ वाटर है, एयर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में उसमें एयर डिसॉल्व होती है। लेकिन मैंने किया क्या कि पानी को बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद जो भी उसमें गैस थी वो तो बाहर चली गई, वेपर की फॉर्म में निकल गई बाहर। अब बाहर मैंने उसके ऊपर से डाल दिया तेल, ताकि जो भी बाहर की एयर है वो इसके अंदर ना आने पाए, और मैंने इसको कॉर्क से बंद कर दिया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब मैंने एक सब्सटेंस लिया जिसका नाम है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो करता क्या है कि जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो हवा से जो भी नमी होती है उसको खींच लेता है। अगर मैं हवा से सारी नमी को खींच लूँगा तो आप जानते हैं हवा कैसी हो जाएगी, एकदम ड्राई, रूखी सी। तो इस सब्सटेंस ने किया क्या कि जो एयर में जो भी ह्यूमिड था, जो भी ह्यूमिडिटी थी, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और जब सारी नमी आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई तो यहाँ की जो एयर बची वो है ड्राई एयर। ड्राई एयर। और फिर मैंने इसको कॉर्क से बंद कर दिया। अब आपके सामने तीन कंडीशंस आपको दिख रही हैं। एक टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें वाटर है और नेल पड़ी है। सेकेंड, अब वाटर है तो आप जानते हैं वाटर में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एयर प्रेजेंट होता है। जैसे आपने घर में कभी आपने अगर जो है मोटर चलाई होगी, पानी की मोटर, तो थोड़ी सी मात्रा में उसमें एयर निकलती है। थोड़ा तो पहले एयर निकलेगी, फिर उसके बाद पानी आता है। तो कहीं ना कहीं वाटर में एयर डिजॉल्व है, आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड टेस्ट ट्यूब मैंने किया क्या कि मैंने बॉइलिंग वाटर ले लिया। अब बॉइलिंग क्यों लिया? ताकि इसमें जो भी एयर डिसॉल्व है वो एयर खत्म हो जाए, वो एयर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो सिर्फ यहां पर वाटर वाटर बचा, एयर नहीं बची। ऊपर से मैंने ऑयल इसलिए डाला ताकि जो बाहर की एयर है वो इसके अंदर ना आने पाए। सेकेंड टेस्ट ट्यूब सी में मैंने क्या किया, एक केमिकल सब्सटेंस लिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये करता क्या है कि जो भी एयर में नमी होती है उस नमी को खींच लेता है। कभी मौसम बहुत ठंडा होता है ना, तो नम मौसम एकदम बढ़िया सा सुहावना, अगर मैं उस नमी से पहले बता दूं मैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो वाटर पार्टिकल्स आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब अगर मैं एयर से उस वाटर पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉप्स को निकाल दूं बाहर तो एयर रूखी हो जाती है, एकदम ड्राई एयर हो जाती। तो यहां पर सिर्फ जो है आपके पास ड्राई एयर है। अब मैंने तीनों में एक एक नेल डाल दी। ये एक नेल डाल दी इधर इसमें, ये एक नेल डाल दी इसमें, है ना, नेल। अब सीधा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि रस्टिंग किस में होगा? टेस्ट ट्यूब ए में होगा, टेस्ट ट्यूब बी में होगा, या टेस्ट ट्यूब सी में होगा? रस्टिंग किस में होगा आप बता सकते हैं? भाई जंग आपने देखा है, आपके घर में जंग लग जाता है, आपके सामानों में जंग लग जाता है, आपके दिमाग में जंग लग जाता है, दिमाग में नहीं सॉरी, मतलब मेटल्स में जंग लग जाता है। तो जंग कैसे लगा? कॉमन सी बात है कि जंग बेसिकली लगता है, जो रस्टिंग होता है वो बेसिकली दो चीजों से होती है। एक तो होगा वाटर एंड सेकेंड एयर। अब आपको किस टेस्ट ट्यूब में वाटर और एयर दोनों दिख रहे हैं? टेस्ट ट्यूब ए में दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब बी में दिख रहा है, या टेस्ट ट्यूब सी में दिख रहा है? तो आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब ए में आपने देख लिया यार, इसमें वाटर भी आपको दिख गया और प्लस एयर भी दिख गया। और रस्टिंग तभी होती है जब दो चीजें हों। और वो दो चीजें कौन सी होंगी? पहला तो होगा आपका वाटर और प्लस एयर। जहां ये दो चीजें आपको दिख जाएं, समझ जाओ भाई साहब रस्टिंग हो गया। और बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं रस्टिंग मतलब आयरन में हो रहा है, तो ये एफई। अब ये होगा क्या, जब आप इसको स्टीम से रिएक्ट कराओगे, मतलब उसमें वाटर और एयर दोनों होगा, तो वो बनेगा क्या? जो बनेगा वो रस्ट बन जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल बन जाएगा, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। यही आपका रस्ट का फॉर्मूला है। ये तो आपको इतना याद रखना है बेसिकली कि अगर आपसे रस्टिंग का फॉर्मूला पूछे तो आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि रस्टिंग का फॉर्मूला होता क्या है। तो ये रहा। अब हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस था आयरन, जो कि पहले बहुत शाइनिंग करता था, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद उस पर कोई एक सब्सटेंस फॉर्म हो गया जिसको मैंने बोला रस्ट।
तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। और चीजें बहुत ही आसान हैं, आप चाहेंगे तो इसको बहुत ही इजीली सीख सकते हैं, कोई टफ नहीं है। चलिए आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट पे। तो दो एग्जांपल्स हमने देख लिए, एक में हमने मिल्क को खट्टा होते हुए देखा, कर्ड में कन्वर्ट होते हुए। सेकंड हमने देखा कि कैसे आयरन नेल में रस्टिंग हो रही है ना। सॉरी यहां 2 कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल। भाई साहब आई होप कि आपको मजा तो आ रहा होगा, और बस एक बार पढ़ के देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपने एक बार ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिया या ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, इतनी जल्दी आपको कोई भी बच्चा बीट नहीं कर पाएगा, ये मैं एकदम श्योरिटी से बोल रहा हूँ। अरे पढ़ना यार, समय निकालिए भाई साहब, पढ़ने के अलावा और कौन सा काम करना है? दिन भर तो आप खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। 10th है, पहली रेस है आपकी, पहली रेस में फेल होगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। पहली रेस में आप छक्का मारो यार, पहले ही उसमें दिखा दो कि आप हो कौन, फिर तो 12th में लोग जान ही जाएंगे कि आप क्या हो। तो सेकंड में एग्जांपल की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ये मैंने आपको बताया भी था, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड क्या ये एग्जांपल है? कि बिल्कुल ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये होता क्या है कि जब हम ग्रेप्स को बड़े बड़े कंटेनर में रख देते हैं, आपने देखा होगा अक्सर वाइन, अल्कोहल, रम, विस्की, वोडका जो बनता है या बियर, ये सब फलों को सड़ा के बनाया जाता है। अब कैसे बना कि अब होता क्या है कि ग्रेप्स को बड़े बड़े कंटेनर में भर दिया जाता है और उसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है ताकि वो सड़ने लगे। और सड़ने को ही बेसिकली बोलते हैं फर्मेंट होना। कोई चीज़ जब लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक वो सड़ना चालू कर देती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ खराब होना चालू हो जाती है। तो हुआ क्या, वो सड़ने लगा, और सड़ने के बाद धीरे 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 उस कंटेनर में या ग्रेप्स में प्रेजेंट हो गया ईस्ट। अब वो ईस्ट करेगा क्या कि ग्रेप्स में प्रेजेंट ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एथेनॉल में। तो हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस ग्रेप्स था, अब वो कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में। तो भाई साहब केमिकल रिएक्शन, तुरंत बोल दो केमिकल रिएक्शन। था आपके पास ग्रेप्स, और बना दिया आपने अल्कोहल, दारू। तो घर में मत बनाइएगा कि भाई टीचर ने पढ़ा दिया है कि यहाँ ग्रेप्स दारू बनता है, तो आप लोग ग्रेप्स लेके बढ़िया अच्छे से वाइन, विस्की, वोडका, रम करने लगे। तो वो नहीं करना है। ये सिर्फ हमको सीखना है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास था ग्रेप्स, ये ग्रेप्स, और ग्रेप्स जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एथेनॉल में, और प्लस एक गैस रिलीज हुई, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे हुआ, क्योंकि इस ग्रेप्स में प्रेजेंट है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है, ईस्ट इसको करेगा क्या कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एथेनॉल में। तो सिंपल सा कि भाई ग्रेप्स आप लोग खाते हो, ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, और ईस्ट ने किया क्या, इस ग्लूकोज को बदल दिया एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दूंगा जो आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीजें आपने देखी नहीं, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, या आपने किया, बट हम इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें ये हमको आना चाहिए। भाई अब चीजों को अगर आपको किसी को बताना है तो जा जाके थोड़ी बताओगे। अगर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इक्वेशन की फॉर्म में। तो हमको वो सीखना है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि हाँ ये सभी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड, अगला है फूड इज कुक्ड, कि जब आप खाने को पकाते हो तो क्या होता है, कि जब भी आप खाना पकाओगे
तो होगा क्या कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आपने वेजिटेबल्स लिया या जो भी लिया, तो उसको जब पकाते हो तो पकने के बाद आपने देखा होगा कि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है ना, अक्सर आपने देखा होगा। और जब भी हम कोई सब्जी लाते हैं तो जब काटते हैं उसको तो पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, फिर जब उसको पका देते हैं अच्छे से तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, इतनी सी निकलती है ना। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, क्योंकि आपने किया क्या कि आपने उसको कुक करके उसको कन्वर्ट कर दिया। वो पहले तो नॉर्मल सब्जी थी, अब उसका टेस्ट बदल गया, वो दिखने में एकदम चेंज हो गया। तो भाई साहब केमिकल रिएक्शन। तो सेकंड एग्जांपल आप दे सकते हो, फोर्थ, कि फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड, एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है ना, कि फूड इज डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होता है तो उसका होता क्या है भाई, आपने देखा है। मैं लिख दूं यहां पे अगला एग्जांपल, फूड गेट्स इन आवर बॉडी। और एक और एग्जांपल मैं ले लूं ताकि कम से कम 6 एग्जांपल तो ही। हम सांस लेते हैं, वी रिस्पायर, आप लोग सांस लेते हो। तो ये कुछ 3 एग्जांपल। और सबसे पहले फूड इज कुक्ड की बात कर रहा है कि जब हम खाना पकाते हैं, हो गया भाई साहब, मैंने बता दिया कि खाना पकाओगे, सब्जी ज़्यादा होगी तो पकने के बाद इतना बचेगा और इतने में थोड़ा थोड़ा खाओगे। तो चेंजेस आपने देखे, कलर में चेंज हुआ, टेस्ट में चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है और डाइजेस्ट होता है। भाई साहब आपने अगर देखा होगा कि अक्सर जब आप खाना नहीं खा पाते, एकदम लूज मोशन हो जाता है, इधर उधर चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले ही कहता है चढ़ाओ इसको 2-3 बोतल ग्लूकोज। और जैसे आपको ग्लूकोज चढ़ाता तो आपकी बॉडी में एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ अब जाके आप जो है दशरथ मांझी बन गए, जाके पहाड़ तोड़ देंगे। तो वैसा होता है क्योंकि आपको डॉक्टर ने इंस्टेंट एनर्जी दी, आप नहीं खा पाते हो तो उसने डायरेक्टली आपको वो एनर्जी दे दी। तो इसका मतलब ये है कि खाना अगर आप खा रहे हो तो डाइजेस्ट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है जिसको आप बॉडी से निकाल देते हो। तो खाया तो हमने खाना, लेकिन जो चीज निकली, जो चीज बनी, वो सबसे अद्भुत है, सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। सेकंड, अगर हम बात करें वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। तो सांस क्यों लेते हो भाई साहब आप लोग? अब कुछ से पूछूंगा भाई साहब सांस काहे लेते हो? सर जिंदा रहने के लिए लेते हैं, और क्या होगा। देखिए जिंदा रहने तो ठीक है, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है और उस एनर्जी को ब्रेक डाउन होना है, टूटना है, ताकि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिले। अब कैसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, हमने गेन किया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन गेन किया तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी की फॉर्म में कुछ बैठा हुआ है, और वो क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में ग्लूकोज होता है। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो गया, जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो भाई साहब हमने लिया ऑक्सीजन और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो केमिकल रिएक्शन है। ले रहे हैं ऑक्सीजन, छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहां कोई लोग मत छोड़िएगा, क्योंकि वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आपकी ये गैस और भी ज़्यादा गर्मी हो सकती है, तो इसलिए ये सब यहाँ ना करें। तो हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है ना। तो इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन आपके आसपास हो रहे हैं, जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो बट उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। मानता हूं कि चीजें मैं 2-3 बार रिपीट करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि आपको सुनने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। सुनेंगे नहीं तो भाई साहब याद कैसे होगा, चीजें क्लियर भी तो करनी है। ये थोड़ी ना कि लेक्चर ले लिया और निकल गए। लेक्चर लो और चीजों को समझो कि कैसे क्या। अब मैं कुछ एक्टिविटी आपके सामने
करने जा रहा हूं, कुछ एक्टिविटी दिखाऊंगा। सबसे पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी फर्स्ट। तो पहली एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो क्या होता है। अभी तो यहां स्टेटमेंट लिखी है, अभी मुझको इक्वेशन में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, एक क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग उसको क्लीन क्यों करते हैं, साफ क्यों करते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्यों साफ करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं दूं, आपके पास सोना होगा, सोना चांदी कुछ ऐसे गहने टाइप के होंगे, होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं। अब आपने ये भी सुना होगा कि जो सोना चांदी होता है उसका कुछ टाइम के बाद उसमें शाइनिंग उसकी डल हो जाती है और उसको आप सुनार के पास उसको साफ करवाने जाते हो। तो ऐसा क्या होता है कि जो भी गोल्ड एंड सिल्वर है उसकी शाइनिंग डल हो रही है। तो भाई साहब होता यह है कि जब भी आप गोल्ड या सिल्वर को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं और वो गैसेज डायरेक्टली जाके उस मेटल से, उस सब्सटेंस से रिएक्ट करती हैं और उसके सरफेस पर एक सब्सटेंस फॉर्म कर देती हैं, एक लेयर सी बना देती हैं। तो उसी लेयर को साफ करने के लिए हम लोग जाके सुनार के पास जाते हैं कि भाई साहब ये लेयर उसकी हटा दीजिए ताकि वो फिर से चमकने लगे, फिर से उसकी शाइनिंग वापस आ सके। तो वैसे ही होता है ये मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम पर को मैं जब मैं ओपन एटमॉस्फेयर में रख दूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ गैसें आके इससे रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करेंगी तो इसके सरफेस पर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए आप, ये लेयर फॉर्म हो गई। अब इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड लेयर, या आप लोग याद रखिएगा ऑक्साइड लेयर, है ना। इस लेयर को बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। और इसी ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ करते हैं, फिर इसको बर्न करते हैं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, या मैग्नीशियम जो भी बोल दो, रिबन बोल दो, है ना। तो इसी ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट मिले वो एकदम प्योर हो। अब कैसे, भाई आपसे बहुत बार पूछता है कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो क्या आपने देखा। तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो जैसे ही आप उसको जलाओगे तो पहले तो नहीं जलेगा, फिर अचानक से एकदम डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, अचानक से एकदम तेजी से जल जाएगा और एकदम व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होगा, है ना। जैसे मैं बात करूं, मैं आपको दिखा दूं, ये है मैग्नीशियम, सॉरी ये है मैग्नीशियम। अब इसको मैं बर्न कर रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब जब मैं बर्न करूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बनेगा। अब आपको रिएक्शन तो आता होगा कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना MgO। और ये जो MgO बना, ये आपसे इसका कलर पूछ सकता है, तो ये व्हाइट कलर का बनता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर, है ना, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। तो हमने लिया मैग्नीशियम, इसको जलाया और जलने के बाद मुझे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो ये एक एक्टिविटी आपने देखी। सेकेंड एक्टिविटी है मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन विद पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार ये पूछी गई है कि जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हो तो भाई साहब होता क्या है। तो एक्टिविटी सेकंड है, एक्टिविटी सेकंड। सारी एक्टिविटीज आप कवर करते रहिए ताकि एग्जाम में कोई भी एक्टिविटी आए तो उससे आप क्वेश्चन को कर पाओ। तो सेकंड एक्टिविटी है मिक्सिंग ऑफ lead nitrate solution with
पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो जब आप लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रहा टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने डाल दिया लेड नाइट्रेट। क्या डाल दिया? लेड नाइट्रेट। और ये जो लेड नाइट्रेट है, ये इसका जो कलर है वो कलरलेस है, कोई भी रंग नहीं है ना, कलरलेस है। अब इसके ऊपर से मैं देखिए आप कुछ ऐड कर रहा हूं, ये रहा, इसको मैं बोलूंगा पोटेशियम आयोडाइड। तो कहीं ना कहीं दो चीजों को मैं आपस में ऐड करने जा रहा हूं, तो कोई ना कोई रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, कोई नई चीज बनेगी। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या आप इसमें देखेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूं। और ये दोनों ही आपके एक्वस सॉल्यूशन होंगे और दोनों ही कलरलेस होंगे, है ना। अब जैसे मैं लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करूंगा तो एक रिएक्शन होगा, मैं उसको पहले इक्वेशन में बना देता हूं ताकि आप देख सके कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा बनेगा क्या। तो पहले मैं बता दूं कि जैसे आप ये मिक्स करेंगे पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट में, तो होगा क्या कि ये सारे पहले तो जैसे वाटर में डालोगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। ये Pb अलग हो गया, आपका NO3-1 अलग हो गया। इसको भी जैसे आप डालोगे तो K पॉजिटिव अलग, I नेगेटिव अलग। अब होगा क्या, हमेशा प्लस और माइनस एक दूसरे की ओर भागते हैं भाई, चिपकेंगे। वही जो एक पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा, वही दोनों आपस में चिपकेंगे। अब इसमें जैसे ही ये आपका लेड पॉजिटिव है और ये वाला इधर आपको दिख गया माइनस आयोडाइड, तो ये दोनों आपस में चिपक के एक सब्सटेंस फॉर्म कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड बना, ये आपका सॉलिड होगा, इनसल्यूबल होगा, और धीरे धीरे सरफेस पर ये सेटल डाउन हो जाएगा, और इसका कलर होता है येलो, येलो, है ना। इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि मेरे पास अभी तो दो एक्वस सॉल्यूशन थे, जैसे मैंने इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा बना PbI2 बना, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसमें इनसल्यूबल रहेगा, और धीरे धीरे वो सरफेस पे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और येलो कलर का फॉर्म रहेगा इसका। उसको हम लोग बोलते हैं PPT। क्या बोलते हैं? PPT। अब मैं इक्वेशन यहाँ कर कोई आपको दिखा दूं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये रहा लेड नाइट्रेट PbNO3, और इसमें मैंने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड। अब जाहिर सी बात है, रिएक्शन होगा तो पॉजिटिव वाला हमेशा जाके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। तो इधर हमेशा आगे होता है पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव वाला जाके रिएक्ट करेगा नेगेटिव से, तो पहला प्रोडक्ट मेरा बनेगा PbI2 प्लस, अब इधर आपको पॉजिटिव दिखा पोटेशियम और नाइट्रेट दिखा NO3, तो ये बन गया KNO3। तो ये जो हमारा PbI2 बना, यही आपका येलो कलर का रहेगा और इनसोल्यूबल फॉर्म में सरफेस पर बैठेगा, तो इसको बोलते हैं PPT। येलो कलर का रहेगा और PPT, है ना। ये आप लोग याद रखिए, टीचर सीधा सा पूछ लेगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट मिक्स विथ आयोडाइड सॉल्यूशन, तो सिंपल सा कि जब हम मिक्स करेंगे तो PPT बनेगा और उसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। कलर पूछ लेगा तो आप कलर बता सकते हैं येलो कलर का। तो इसको मैं स्टार मार रहा हूं, इसको आपको भाई साहब ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बना लीजिए। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और भी कुछ एग्जाम्पल में दूंगा। तो ये सेकेंड एक्टिविटी रही। अब बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। भाई साहब मज़ा आ रहा है ना, मज़ा नहीं लेना है, मज़ा तो हम लेते ही रहते हैं ज़िंदगी में। अब मज़े के साथ थोड़ा पढ़ाई भी करनी है, ताकि मज़ा तो चलता रहेगा, लेकिन अगर पढ़ाई भी चल रही है तो फिर तो बहुत मज़ा आता है कि आपको आता भी सब कुछ है और मज़े भी खुल के ले रहे हो। तो ऐसे ही पढ़ना है ना। तो आइए आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, और ये लास्ट एक्टिविटी है क्योंकि वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आप हो सकता है थोड़ा सा बोर हो जाए, लेकिन बोर नहीं होना है भाई साहब, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। अगर आप ऐसे ही बोर होंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप 95% का जो आपने सोच रखा है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बोर तो बिल्कुल नहीं होना है ना। चलिए, सेकंड एक्टिविटी है जिंक ग्रैन्यूल। जब जिंक को आप जिंक मिक्सिंग
जिंक विथ HCl या सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब इसमें भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, जो जिंक ग्रैन्यूल्स है इसको मिक्स कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO और किसी एक के साथ मिक्स करना है। तो पहले मैं दिखा दूं कुछ एक्टिविटी, आपको मैं दिखा दूं कैसे करना है। अब इसमें मैंने क्या किया, कुछ जिंक ग्रैन्यूल का मतलब होता है जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और इसमें मैंने कोई सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन का नाम है HCl और ये मैंने उस पर डाल दिया जिंक। अब जाहिर सी बात है जैसी दो चीज़ों का रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ तो होगा। अब जो भी रिएक्शन होगा, कोई गैस बनेगी, कुछ भी होगा, तो मैंने यहाँ पर एक डाल दी ट्यूब, ये डिलीवरी ट्यूब, ताकि जो भी गैस निकलेगी मुझे पता चल सके कि कौन सी गैस निकल रही है। और इस डिलीवरी ट्यूब को मैं पास करा रहा हूं सोप सॉल्यूशन से। इसमें जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है वो है सोप सॉल्यूशन। और ये आपकी है डिलीवरी ट्यूब, ये है कॉर्क, ये है आपका फनल, है ना। तो मैंने किया क्या, अब इस एक्टिविटी में आप लोग ध्यान से देखिए, मेरे पास जिंक था। अब जिंक को मैंने किस में डाला, चाहे तो आप HCl में डालो, चाहे आप H2SO4 में। तो मैंने जैसे ही जिंक को HCl में डाला तो कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हुआ तो कोई ना कोई चीज़ फॉर्म हुई। अब इसको हम दिखाते हैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में, कि मेरे पास यहाँ जिंक था Zn, अब मैं इसको डाल रहा हूँ HCl में, और जैसे ही HCl में डालूंगा तो भाई साहब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला जाके रिएक्ट करेगा नेगेटिव से और एक सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा जिसका नाम है ZnCl2। अब प्लस बचा हाइड्रोजन, तो यहां हाइड्रोजन मैंने रिलीज कर दिया, है ना। अब आप कैसे पता करोगे कि यहां पे हाइड्रोजन गैस से निकल रही है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म हो रही है। तो हुआ क्या कि जैसी रिएक्शन हुआ तो ये चीजें तो बनी, अब ये आपको नहीं पता कि कौन सी गैस निकल रही है, तो मैंने उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ वो गैस जा रही इधर से डिलीवरी ट्यूब से होते हुए ये यहाँ गई, और जैसे ही सोप सोल्यूशन से पास होगी तो ये बबल्स, जो बबल्स होंगे ये बबल्स की फॉर्म में रिलीज होंगे, और जैसे इन बबल्स के पास आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड। और ये पॉप साउंड जैसी आए, पॉपिंग साउंड जैसी आएगी, तुरंत ये कंफर्म हो जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स ही हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा है कि जैसे आप बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक्स को इस बबल्स के पास ले जाओगे और कैसी साउंड आ जाए, पॉप साउंड, तो पॉप साउंड दैट कंफर्म कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। तो ये आप एक्टिविटी को आप बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा ये कि पॉपिंग साउंड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो पॉपिंग साउंड जैसे ही आप देखो या सुनो तो समझ जाओ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो बेसिकली ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है ना। हर एक एक्टिविटी आपसे पूछ सकता है या उस एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। और एक्टिविटी नंबर 3 है ये। तो हमने 3 एक्टिविटी भी कवर कर ली कि हर एक एक्टिविटी में क्या क्या होता है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है और आपको धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मज़ा भी होगा, पढ़ाई भी हम अच्छे से करेंगे, चीज़ें भी सीखेंगे और फनी ओरिएंटेड वे में सीखेंगे। यानी कि सिर्फ आए बैठे बोरिंग होके लिखते जा रहे हैं, लिखना नहीं है हमको चीज़ों को समझना है, ताकि कभी भी अगर उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सके तो आप उसको बता सको। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आके सिर्फ लेक्चर दे दूं, प्रोफेशनल की तरह आके इंग्लिश बोल के चला जाऊं, तो वो नहीं करना है। मैं आपके स्टैंडर्ड को समझता हूं, तो मैं आपके लेवल पे आके आपसे बात करूंगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। वरना अगर मैं आ जाऊं और यहां पर इंग्लिश लेक्चर दे के सीधा निकल जाऊं तो मेरे उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ज्ञान का मतलब तो मैं तब समझूंगा जब मैं आपको कुछ सिखा सकूं, जब मैं आपको कुछ समझा सकूं और मेरी बातें आपको समझ में आए, तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा पढ़ना या आपको सिखाना सफल है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और आपको पढ़ा ही ना पाऊँ तो मेरे उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं।
तो ऐसी आप चीज़ें सीखो, और जो चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका तुरंत आपको आंसर दूंगा। अभी तक तो ये थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें हैं, अब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें एडवांस होती जाएंगी, चीज़ें टफ होती जाएंगी, तो हमको समझना है और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी ये रिएक्शन कैसे हुआ, ZnCl से होगा तो ZnCl होना चाहिए, 2 कहाँ से आ गया। तो मैं आगे अगले चैप्टर में आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये रिएक्शंस कैसे होते हैं। मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कैल्शियम कार्बोनेट या लेड नाइट्रेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा। इस चैप्टर में हमको यही सीखना है कि मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, रिएक्शंस, बैलेंसिंग, है ना, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और रैंसिडिटी, कोरोजन, ये सब कुछ क्या होता है, ये हम सब कल कवर करेंगे। तो कल बेसिकली आप लोग ज़रूर आइएगा, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर भी आप देखेंगे तो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और भटकिए मत, अगर आए हैं तो बस इसी को पकड़ के रखिए, मेरा हाथ पकड़ के रखिए, मैं आपको 95 का जो ये सफ़र है ये वहाँ पहुँचाऊँगा, तभी आपको छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो बस आप कंटिन्यू बने रहें, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मज़ा लेना ही नहीं है हमको, ज़्यादा हमको चीज़ें सीखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे मेरे दोस्तों।